क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हमें है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा हमने कि किन साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन वहां पर दिया, उसको देखा हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस तरह के होते हैं, क्लोरोफिल के क्या टाइप होते हैं, कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल बी क्या होता है, क्या डिफरेंस इनके बीच में, और इटियोलेशन की प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसे कई सारे हमने जो है फंडामेंटल पॉइंट्स में पिछली क्लास में बात किया था, ठीक है। पिछले लेक्चर के लास्ट में हमने बात की थी लाइट रिएक्शन के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें वास्तव में फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन के। मैंने आपसे कहा था लाइट रिएक्शन में जो है सनलाइट का इस्तेमाल होता है और एटीपी NADPH2 का फॉर्मेशन, NADPH का फॉर्मेशन होता है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। क्लियर? एक काम करते हैं, आज बेटा हम जो है लाइट रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना पड़ेगा कि कैसे मालूम चला कि वास्तव में एक लाइट और एक डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, वो कैसे मालूम चला। फिर जो लाइट रिएक्शन है उसमें दो फोटोकेमिकल सिस्टम इन्वॉल्व है, दो फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, वो कैसे मालूम चला। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को देखेंगे और फिर लाइट रिएक्शन को समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। क्वेश्चन नंबर 1, पहला आज का क्वेश्चन ये है कि आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या आइडेंटिफाई द ग्राफ, के इस ग्राफ को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। बताइए मुझे कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी किस ये दिस ग्राफ शोज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग, के किस चीज को ये शो करता है। क्या ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करता है, क्या ये एक्शन स्पेक्ट्रम को शो करता है, और व्हाट इज द इससे हम क्या फाइंडिंग निकाल पा रहे हैं इस ग्राफ से हम, ठीक है ना। क्लियर? आप बोलोगे ग्राफ में सर कुछ गलती है। गलती ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेवलिंग का थोड़ा ठीक कर देता हूँ बेटा, ये 400 ये 700, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा लेवलिंग को ठीक कर दिया, दिस शोज द वेवलेंथ, के ये वेवलेंथ को शो करता है, ठीक है। क्लियर? एंड वाई एक्सिस शोज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइए कि ए बी सी डी को पहचानिए। के आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया गया, उसमें ए क्या क्या प्रोसेस है, बी क्या चीज है, सी क्या है और डी क्या है, उसको आपको पहचानना है, ठीक है ना। तो बताइए बेटा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, उसको पहचानना है आपको। क्लियर? और ये सभी आंसर मेरे को चाहिए कमेंट के अंदर बेटा, है ना, प्लीज आंसर कीजिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन के। यानी देखो अभी तक एनसीईआरटी में उन्होंने केवल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, देन वो लाइट रिएक्शन पर शुरुआत कर दी, वहां पे के कुछ कड़ी मिसिंग है के। तो हम क्या करेंगे, हमें चूंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट हमें याद रहे, तो हम वो जो मिसिंग कड़ी है जहां से एग्जामिनर ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है के, उसको हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे बेटा आप सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या प्रमाण है इस बात के कि लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन भी होती है। तो उन प्रमाणों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला एक्स जो प्रमाण है बेटा, सबसे पहली बार जिस सब सोचा गया कि लाइट रिएक्शन, पहले के जमाने में साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट रिएक्शन ही एकमात्र रिएक्शन जिससे कि शुगर बन जाता है, ठीक है। बारबर्ग ने इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, दिस इज द इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट। बारबर्ग कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद कंटिन्यूअस एंड द इंटरमिटेंट लाइट के। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको पहले हम छोटी सी कहानी सुनते हैं और उसके बाद फिर हम यहां पर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि अभी कभी आप गौर करना कि आज 1970 के आसपास, 1950, 1960, 1970 के आसपास के जो 1 रुपए का सिक्का था, 1 रुपीज कॉइन,
आपको घर में देखने बहुत रेयर मिलेगा। ठीक है, गांव के अंदर यदि किसी ने पुरानी गुल्लक में डाल रखा होगा, किसी पुराने संदूक में दादी माँ के पास में पड़ा होगा, तो वो कॉइन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो है अभी इस समय आपको सारे नए कॉइन मार्केट में आ चुके हैं जो छोटे साइज के कॉइन है। ठीक है, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको मैं कि एक जमाना था कि मुझे जहां तक ध्यान है आज के 10 साल पहले, 10 ईयर्स बैक, 8-10 साल हुआ होगा, क्या हुआ था कि मार्केट में एक नया ट्रेंड देखने मिला कि आप 100 रुपए का नोट, आप 100 रुपए के का जो नोट है, और देखो 100 रुपए का एक नोट हो सकता है बेटा, ठीक है, और 1 रुपीज के 100 कॉइन हो सकते हैं, है ना, हम यदि कॉइन की बात करें। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था मार्केट में कि ज्वेलर्स, सुनना, ज्वेलर्स जो है वो 100 रुपए के एक के कॉइन, यानी 1 रुपए का एक कॉइन जो 670s के आसपास का कॉइन था। के मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन ये सन 70 के आसपास का, मुझे जहां तक ध्यान है 70s के आसपास का जो कॉइन था, उस कॉइन को जो है वो ऐसे कॉइन यदि आप 100 देंगे ज्वेलर को, तो ज्वेलर आपको 100 रुपए के बदले 120 रुपया देगा। तो लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने, तमाम अलग जो शहर के लोग थे, उन्होंने जिनके पास कॉइन पड़े थे, उन्होंने इकट्ठे किए कॉइन, और 100 रुपए के कॉइन देके 120 रुपए यदि कोई दे रहा है तो खुशी खुशी ले लिया लोगों ने, भाई एक 100 रुपए का नोट मिल गया, एक 20 रुपए का नोट मिल गया, बात खत्म हो गई। तो प्रश्न ये उठा कि ये बात पहुंची आरबीआई तक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंची कि मार्केट में कई ऐसे ज्वेलर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए के कॉइन को जो है, 1 रुपए के 100 कॉइन को जो 120 रुपए में खरीद रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? मतलब यह है कि यदि कोई प्लस 20 रुपीज देके 100 रुपए के कॉइन खरीद रहा है, इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो राज छिपा हुआ है, इस बात में कोई कहानी छुपी हुई है। यहां पे क्या कर रहे हैं उस कॉइन का? वो मालूम चला कि उस कॉइन में जो है वो हाई क्वालिटी निकिल प्रेजेंट था, और उस हाई क्वालिटी निकिल को सिल्वर में मिलाने पर, जो सिल्वर का एडल्ट्रेशन करने में या सिल्वर में मिलाने पर जो है वो सिल्वर जो है वो सिल्वर में मिला दिया करते थे वोट के, तो उसमें से मिलावट का पता करना भी मुश्किल था। और सेकंड बात ये थी कि वो हाई क्वालिटी निकिल जो था वो कई तरह की ज्वेलरी बनाने में काम आ रहा था। अब आप सोचिए कि वो 100 रुपए के कॉइन से जो है वो ज्वेलर्स ने कई ज्यादा रुपया कमाया, तब तो उन्होंने 20 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिया उस कॉइन के बदले। तो ये कहानी क्या बतलाती है? कहानी बताती है कि जब सरकार ने देखा कि यार, तब गवर्नमेंट ने वो सारे कॉइन, आरबीआई ने वापस ले लिए कि ये कॉइन चलना बंद होंगे। बीच में खबर आई थी कि कॉइन नहीं चलेंगे, 1 रुपए के कॉइन नहीं चलेंगे, तो वो खबर जो है वो आरबीआई ने वो पुराने कॉइन को वापस लिया था, उसके बदले नए कॉइन मार्केट में डाले जिनकी वैल्यू 1 रुपए से कम थी। याद रखिए, कॉइन का वैल्यू जो होता है, मतलब 1 रुपए लिखा है 1 ही रुपया उसमें, लेकिन यदि आप उसको बेचोगे मेटल के रूप में तो वो 1 रुपए से कम का होगा वो। ठीक है, सरकारी प्रॉमिस इसलिए 1 रुपए का कंसिडर करते हैं उसको। आई बात समझ में? तो हुआ ये कि 100 जो कॉइन थे, उन 100 कॉइन के, सोचो, एक 100 रुपए का, 100 रुपए का नोट, उसका वैल्यू 100 रुपए था, लेकिन 100 कॉइन जो थे उसका वैल्यू 120 रुपया था। क्यों था ऐसा? क्योंकि कुछ राज छिपा हुआ था उसके अंदर। क्लियर? वो राज हमने बता दिया। अब एक काम करते हैं, ऐसी कहानी को हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं कि बारबर्ग ने क्या देखा। सुनो बात को के पहले, अब बाद में पढ़ेंगे सारे पॉइंट, तो लिखा हुआ है बेटा, हर किताब में सब कुछ लिखा होता है, समझने वाली बात है। बारबर्ग ने क्या देखा? उन बारबर्ग ने देखा कि यदि हम 10 मिनट तक, यदि हम 10 मिनट तक कंटिन्यूअस लाइट देते हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यदि हम 10 मिनट तक कंटिन्यूअस लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होने पर मान लिया कि 10 ग्राम शुगर बनता है। ठीक है, सपोज हमने ऐसा मान लिया। क्या देखा? हमने कहा कि 10 मिनट तक यदि हम कंटिन्यूअस लाइट देंगे तो 10 ग्राम शुगर बनेगा, लेकिन इस 10 मिनट की लाइट को हम जो है वो ऐसे देंगे। 1 मिनट लाइट दिया हमने, फिर 1 मिनट अंधेरा कर दिया हमने, फिर 1 मिनट लाइट दिया हमने, फिर 1 मिनट अंधेरा कर दिया हमने, 1 मिनट लाइट दिया हमने, 1 मिनट हमने अंधेरा कर दिया, 1 मिनट लाइट दिया हमने, 1 मिनट अंधेरा कर दिया। मतलब उस 10 मिनट की लाइट को हमने 10 टुकड़ों में दिया। टोटल लाइट कितना दिया आपने? 1 मिनट का लाइट, फिर अंधेरा, ऑफ कर दिया स्विच आपने, फिर 1 मिनट का लाइट, ऑफ कर दिया स्विच आपने। टोटल लाइट आपने 10 मिनट ही दिया आपने। पहले आपने कंटिन्यूअस 10 मिनट्स लाइट दिया था तो 10 ग्राम शुगर बना, अब आपने 10 मिनट की उस लाइट को 10 टुकड़ों में दिया। आश्चर्य यह हुआ कि इस बार शुगर जो बना वो 16 ग्राम शुगर बन गया। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं के। तो अब बारबर्ग का बोलना यह था कि भाई देखो, यदि ये प्रोसेस केवल और केवल लाइट पर डिपेंडेंट होती ना, तो चाहे 10 मिनट लगातार लाइट दो आप या 10 टुकड़ों में लाइट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना आपसे कि आप 10 रुपए के 10 नोट दीजिए, 50 रुपए के 2 नोट दीजिए,
100 रुपए का एक नोट दीजिए, 20 रुपए के 5 नोट दीजिए, आपके 10 रुपए के 10 नोट दीजिए, आपके 5 रुपए के 20 नोट दीजिए, आप बात तो वही है, 100 रुपया है वो तो। लेकिन यदि सडनली मार्केट में खबर आती है कि 10 रुपए के 10 नोट कोई आदमी 200 रुपए में खरीद रहा है, तो आप बोलोगे यार कोई तो कहानी छिपी 10 रुपए के नोट में, कोई तो कहानी छिपी है 10 रुपए के नोट में, क्यों खरीद रहा है ये 100-200 रुपए में के? तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउट हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा है छिपा है जो हमको मालूम नहीं है। तो बार्बर ने भी यही कहा कि 10 मिनट की लगातार लाइट देने पर जो शुगर प्रोडक्शन था, जो क्वांटम यील्ड थी, जो शुगर का प्रोडक्शन था, जो वो प्रोडक्शन जो है 10 मिनट यदि हम 10 टुकड़ों में लाइट देते उसके बराबर रहना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब यह है कि कोई प्रोसेस ऐसी है जो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि टाइम पर डिपेंडेंट है, जो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि टाइम पर डिपेंडेंट है। मतलब यह हुआ कि जब आप 10 मिनट लगातार लाइट दे रहे थे तो लाइट रिएक्शन तो चल ही रहा है 10 मिनट के, लेकिन साथ में एक पैरेलल प्रोसेस चल रही है जो टाइम पर डिपेंडेंट है, उसको भी 10 मिनट मिला काम करने के लिए। लेकिन जब आपने 10 मिनट की लाइट को 10 टुकड़ों में दिया, आपने 1 मिनट लाइट 1 मिनट अंधेरा, 1 मिनट लाइट 1 मिनट अंधेरा, 1 मिनट लाइट 1 मिनट अंधेरा, तो क्या किया आपने 10 मिनट लगातार लाइट देने की बजाय 10 टुकड़ों में लाइट दिया आपने, 10 मिनट तो वो हो गया। 10 बार आपने स्विच को ऑफ किया, आपने 10 मिनट वो हो गया, तो कुल टाइम पीरियड 20 मिनट का हो गया। लाइट 10 ही मिनट दिया आपने, तो जो रिएक्शन जो है, जो लाइट से इंडिपेंडेंट रिएक्शन थी, वो उसको मोर टाइम मिल गया, अधिक टाइम मिल गया अपना काम करने के लिए, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहां से कहानी शुरू होती है डार्क रिएक्शन की खोज के बारे में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। आई बेटा बात समझ में? और देखो ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम समझने वाली है, रूटीन एग्जांपल से जुड़ी होती हैं। देखिए बार्बर ने एक्सपेरिमेंट किया कंटिन्यूअस लाइट में और इंटरमिटेंट लाइट में। The rate of photosynthesis was found to be greater in intermittent light as compared to the continuous light। ये पाया उन्होंने कि फोटोसिंथेटिक यील्ड जो होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्राप्ति है, वो 10 मिनट लाइट कंटिन्यूअस लाइट देने की बजाय 10 मिनट की इंटरमिटेंट लाइट में अधिक होती है। ठीक है, इससे साफ साफ मालूम चला, इट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। इससे ये मालूम चला कि फोटोसिंथेसिस में 2 पदपा होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, मतलब सीधा प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। ऑल्दो हमें मालूम है कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के, लेकिन उसको काम करने में को टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब क्या मालूम चला? मालूम ये चला कि असल में होता क्या है। असल में होता ये है कि फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं। एक है लाइट रिएक्शन, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, एक है लाइट रिएक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। ये लाइट रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा है डार्क रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन है जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो होता क्या है? होता यह है कि जब आप 10 मिनट का, मेरी बात ध्यान सुनिए करके, जब 10 मिनट आप लगातार लाइट देते हैं, तो इमेजिन कर रहे हैं 10 मिनट लगातार लाइट दिया आपने, तो क्या किया आपने, 20A इमेजिन करें, 20A को 20B में कन्वर्ट किया आपने, इंटरमीडिएट है B। ठीक है, 10 मिनट लाइट दिया आपने, 20A 20B में कन्वर्ट हो गए। और जो लाइट रिएक्शन होती है ये होती है फास्ट, ये फास्ट होती है, तेज होती है, तेजी से चलती है, फास्ट होती है। जबकि डार्क रिएक्शन क्या होती है, वो स्लो होती है। ठीक है, धीमी गति से होती है। जब 10 मिनट आपने लाइट दिया, कंटिन्यूअस लाइट दिया, और आपने फोटोसिंथेटिक यील्ड को नापा आपने, मतलब आपने फाइनल एंड प्रोडक्ट को देखा। आपने किसको देखा? आपने फाइनल एंड प्रोडक्ट को देखा आपने। तो क्या पाया आपने पाया कि केवल 20 बी में से जो इंटरमीडिएट था 20, उसमें से केवल 10 ही सी में कन्वर्ट हो पाए। तो आपने क्या बोला, आपने जो आपको मिला रिजल्ट, वो मिला आपको ये 10 मॉलिक्यूल मिले, क्योंकि बाकी तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाए ना, इतनी टाइम केमिकल रिएक्शन स्लो चल रहा था। तो आपके पास में जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या है आपके पास में? आपने कहा कि हमारे पास में जो है वो 10 मॉलिक्यूल हमको ये मिले हमको। ठीक है, मतलब ये है कि यदि हम लगातार 10 मिनट तक लाइट दिए तो 10 ग्राम शुगर हमारा बना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? अब जब आपने इंटरमिटेंट लाइट दिया, 10 मिनट लाइट दिया टुकड़ों में, ठीक है, तो 20A जो है वो 20B में कन्वर्ट हो गया। भाई इसको लाइट रिएक्शन तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 मिनट लाइट दो 10 टुकड़ों में, 1-1 मिनट लाइट दो आप, या आप लगातार 10 मिनट लाइट दो, जितना A था वो B में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन B से C का कन्वर्जन स्लो था और लाइट से इंडिपेंडेंट था, उसको टाइम चाहिए था, तो धीमे धीमे टाइम मिला। तो 20 में से मान लिया, मैंने कहा कि आपका जो है 16 या 18, ठीक है, समझने के लिए हमने मान लिया 16 मान लिया हमने, ठीक है, सपोज एग्जांपल ले रहे के 16 जो है 20 में से वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया सी में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या देखा? आपने कहा अरे वाह प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्रोडक्शन। आपने कहा क्यों बढ़ गया?
क्योंकि यहां पर आपको वक्त मिल गया, टाइम मिल गया आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इस एक्सपेरिमेंट से, इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट से ये बात सिद्ध हो गई कि जो है ए से बी का कन्वर्जन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। मतलब सबसे पहले लाइट रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसमें डार्क रिएक्शन की, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा देते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हायर फोटोसिंथेटिक यील्ड, अधिक प्रकाश संश्लेषण प्राप्ति को समझाने के लिए इट इज थॉट दैट, ऐसा माना गया, द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज फास्टर देन द केमिकल रिएक्शन, के फोटोकेमिकल रिएक्शन का दर काम करने की रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है वो केमिकल रिएक्शन से फास्ट होती है। कंटिन्यूअस लाइट में क्या होता है, ए से बी का परिवर्तन तेजी से होता है लेकिन बी से सी का परिवर्तन स्लो होता है, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है, इसलिए पूरे 20 बी 20 सी में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सी जो कि फाइनल एंड प्रोडक्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जन ऑफ बी टू सी। जब आप इंटरमिटेंट लाइट में होते हैं, बट इन द इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट मोर बी वाज कन्वर्टेड इनटू सी। जब आप अंतराली प्रकाश देते हैं, आप एक एक मिनट के टुकड़े में प्रकाश देते हैं, तब बी से सी के कन्वर्जन के लिए डार्क फेज के कारण थोड़ा अधिक वक्त मिल जाता है, इसलिए यील्ड बढ़ जाती है। But in the intermittent light experiment, more V was converted into C during intervening dark phases and hence the yield was more. तो इससे ये मालूम चलता है हमें कि फोटोसिंथेसिस जो है एक 2 स्टेप वाली प्रक्रिया है। एक उसमें लाइट रिएक्शन है जो लाइट पर डिपेंडेंट होती है, प्रकाश पर निर्भर होती है। दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको कार्बन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अब क्या नहीं भूलेगा बेटा, मेरा बच्चा ये नहीं भूलेगा कि ये इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट बारबर्ग ने किया था और इससे ये मालूम चलता है कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप वाली प्रोसेस है, उसमें एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। क्लियर? दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो है Q10 और टेम्परेचर कॉफिशिएंट के, Q10 और टेम्परेचर कॉफिशिएंट के। तो Q10 में ऐसा लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं Q10, ठीक है, या टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब ये क्या होता है, द टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज डिफाइंड as the ratio of the rate of particular reaction at a given temperature to the rate of that reaction exactly 10 डिग्री सेल्सियस लोअर के। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन यानी चेंज, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन करने पर, चेंज करने पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क मिलेगा। मान लीजिए मैंने कहा आपसे, मान लो ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, आपने टेम्परेचर को बढ़ा के 30 कर दिया आपने, तो इनका जो रेशियो है कितना गुना बढ़ गई रिएक्शन वो मालूम चलेगा आपको, ठीक है। मतलब जनरली क्या होता है कि हम ये क्या करते हैं, हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन चेंज करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। लेबोरेटरी में जनरली हम घटाकर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कहा कि यहां पर जो वैल्यू आया, मतलब देखिए फॉर्मूला क्या है Q10 का फॉर्मूला है VT माइनस VT माइनस 10 के, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। VT का मतलब क्या है बेटा, VT का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के। VT का मतलब क्या है बेटा, अभिक्रिया की दर T डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और VT माइनस 10 का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट दी T माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मान लो VT था 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन, और VT माइनस 10 कितना होगा, 20 पे हो गया, वो 10 का अंतर आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है उसके लिए जो टेम्परेचर से, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है उस पर तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए जो है Q10 का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, भूलना नहीं के। कोई भी प्योर लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उस पर टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर जो Q10 वैल्यू है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन एक प्योर केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, एक प्योर केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ सकता है, या 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, ठीक है। जबकि जो डार्क और केमिकल रिएक्शन के लिए Q10 का वैल्यू 2 से 3 होता है, ठीक है। मतलब एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। जब ब्लैकमैन, साइंटिस्ट का नाम भूलना नहीं बेटा, ब्लैकमैन ने कैलकुलेट किया Q10 वैल्यू फॉर फोटोसिंथेसिस जो 2 के आसपास आया, ठीक है। ब्लैकमैन ने कैलकुलेट किया क्या बेटा, ब्लैकमैन ने कैलकुलेट किया टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस के। ब्लैकमैन ने फोटोसिंथेसिस के लिए ताप गुणांक का टेम्परेचर कॉफिशिएंट को उन्होंने कैलकुलेट किया और इसका वैल्यू 2 आया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि फोटोसिंथेसिस में एक केमिकल रिएक्शन भी छिपा होता है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर?
एक बार फिर रिपीट करता हूं, Q10 VT ऑब्लिक VT माइनस 10। यहां पर VT का मतलब क्या है बेटा? VT का मतलब यहां पे T डिग्री सेल्सियस तापमान पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, VT माइनस 10 का मतलब है T माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब दो अभिक्रियाएं, उनके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा, उसके अनुपात को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। इसका वैल्यू फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए 1 होता है हमेशा लाइट रिएक्शन के लिए, लेकिन यदि कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वैल्यू 2 से 3 आएगा। और चूंकि फोटोसिंथेसिस में इसका वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन छिपा हुआ है यहां पे। क्लियर? चलिए, अब कुछ वर्ड है जो हमें दिमाग में रखने बेटा, ताकि जब आगे हम कुछ पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, वहां पे वर्ड काम आएंगे बेटा। क्योंकि क्या होता है कि होता यह है कि फिजियोलॉजी में या पूरे बायोलॉजी में कुछ भी बेटा पढ़ते हैं ना, तो टर्मिनोलॉजी क्लियर है चीज के। शब्दावली यदि आपके पास में है बायोलॉजी का, टर्मिनोलॉजी क्लियर है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो दो वर्ड हमें याद रखने हैं, क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड। ये क्या होते हैं? क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द नंबर ऑफ लाइट क्वांटम। आप बोलोगे ये क्या चीज है? देखो बेटा, जो सनलाइट है, ठीक है, वो पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। इन पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा फोटॉन्स के अंदर भरी होती है उसे हम क्वांटम एनर्जी कहते हैं, उसे हम क्वांटम ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? क्लियर? जो सनलाइट है उसको हम मानते हैं कि वो फोटॉन्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में चलती है, और इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं, और फोटॉन से ही फोटो वर्ड लिया गया अटके, और फोटॉन्स के अंदर की ऊर्जा को हम क्वांटम ऊर्जा कहते हैं अटके। तो कह रहे हैं हम यहां पे कि द नंबर ऑफ लाइट क्वांटम नीडेड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द क्वांटम रिक्वायरमेंट। के मतलब कितना क्वांटम लाइट चाहिए आपको, कितना क्वांटम लाइट चाहिए आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए फोटोसिंथेसिस में। देखो बेटा, एक बड़ी मजे की बात यह है कि एक CO2 के बदले, एक CO2 जो लेते हैं एटमॉस्फेयर से, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, तो एक CO2 के बदले एक O2 बाहर निकलता है। हमें मालूम, कैसे मालूम चला? क्योंकि हमने इक्वेशन देखा है, हमने 6 CO2 लिया, 12 H2O लिया, है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, 6 H2O बना और 6 O2 बना। मतलब ये है कि बुशिंगॉट ने ही बताया था ये चीज। तो ये क्या हमें पता है कि जितना CO2 लेते हैं उतना ही O2 बाहर निकलता है। मतलब एक ऑक्सीजन यदि फोटोसिंथेसिस में बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि एक कार्बन अंदर फिक्स हो चुका है, एक CO2 अंदर फिक्स हो चुका है। क्लियर? शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, वो शुगर का पार्ट बन चुका है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यदि एक ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसका मतलब एक कार्बन अंदर फिक्स हो चुका है, हम अंदाजा लगा सकते हैं इनके। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कितने क्वांटम लाइट की रिक्वायरमेंट होगी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए, इनडायरेक्टली एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने क्वांटम लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। कैलकुलेट किया गया और मालूम चला इसका वैल्यू होता है 8 के। इमर्सन ने इसको कैलकुलेट किया, बताया कि 8 क्वांटम लाइट एनर्जी से, 8 क्वांटम लाइट एनर्जी से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है फोटोसिंथेसिस में के 8 क्वांटम, इसे क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको उलट देते हैं हम, ऐसा बोले हम कि एक क्वांटम लाइट से कितना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। हम आपसे बोले कि एक क्वांटम लाइट से कितना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, आप बोलोगे 8 क्वांटम लाइट से एक बाहर निकलता ऑक्सीजन, तो एक क्वांटम लाइट से 1/8 बाहर निकलेगा। 1/8 को परसेंटेज में व्यक्त करोगे तो कितना हो गया? 12.5% हो गया। दैट इज द क्वांटम यील्ड। The amount of oxygen evolved by 1 quantum of light is called the quantum yield, जो 12.5% होता है। मतलब 8 क्वांटम से एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो एक क्वांटम से 1/8 बाहर निकलेगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे आ जाएगा 12.5%। दैट इज द क्वांटम यील्ड। ठीक है, दोनों वर्ड को भूलना नहीं बेटा। और मैं अब आप बोलोगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका बेटा, इसका सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताया? मैंने बताया ना कि जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है वो इनडायरेक्टली इस बात का संकेत है कि उतना CO2 अंदर फिक्स हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेड ड्रॉप फिनोमिना पे कि कैसे मालूम चला कि दो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। कैसे मालूम चला कि लाइट रिएक्शन जो है उसके अंदर भी दो अभिक्रियाएं छिपी हुई हैं? कैसे मालूम चला के? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम रेड ड्रॉप फिनोमिना की बात करते हैं, है ना। देखो, अभी तक हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई अच्छे से कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? वो है ब्लू एंड रेड, और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मोर इफेक्टिवली होता है, ये भी हम जानते हैं। क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या है? वो भी ब्लू एंड रेड है ना, ये भी मालूम है हमको अच्छे से। ठीक, अब इमर्सन और लेविस ने कुछ प्रयोग किए क्लोरेला एल्गी पेट के। While working with chlorella algae,
इमर्सन एंड लेविस ट्राइड टू कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अब मैंने क्वांटम यील्ड क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज किया मैंने कि अब ये क्या कर रहे हैं, इमर्सन और लेविस को पता है कि वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन है, ऑरेंज है एंड रेड, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो है वो डिफरेंट कलर यहां पर प्रेजेंट है विबग्योरमेट के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के। तो इन्होंने सभी और देखो, और ये जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वो 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर वो 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। नैनोमीटर में बोले तो 400 नैनोमीटर से लेकर वो 700 नैनोमीटर है विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्लियर कर रहा हूं के 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में बोलोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास का विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा कि जो अलग अलग वेवलेंथ है, पहले इन्होंने 400, फिर 420, फिर 440, 460, ऐसे अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को इन्होंने डाला, और ये पता किया इन्होंने कि इसकी जो एनर्जी है उससे क्वांटम यील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पर क्वांटम यील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश की कि हमारे पास जो क्वांटम यील्ड का आंकड़ा है ना 12.5%, वो क्या है, वो सनलाइट में नॉर्मल लाइट, सभी स्पेक्ट्रम मिक्स है उसके अंदर, ठीक है। इन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइट पर उसको प्रयोग करके देखा। अब सुनिए बात के, when they gave wavelength longer than 680 नैनोमीटर, जब इन्होंने 680 नैनोमीटर से अधिक की वेवलेंथ का इस्तेमाल किया, अभी तो देखो अभी विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर ही है, ठीक है, इन्होंने जब 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर से अधिक की वेवलेंथ का इस्तेमाल किया तो पाया कि क्वांटम यील्ड सडनली ड्रॉप कर गया, क्वांटम यील्ड तेजी से कम हो गया है, और ये वेवलेंथ चूंकि रेड रीजन के अंदर ही था। भाई अभी तो अब तक तो हमको मालूम था, अभी तक तो हमको ये मालूम था कि रेड लाइट जो है वो अच्छा होता है, लेकिन अभी तो रेड रीजन के अंदर ही हम, इतना सा फर्क है बस कि रेड रीजन के अंदर हम 680 और 700 के बीच में पहुंच चुके हैं, सपोज 690, 695। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब हमने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पर क्वांटम यील्ड को कैलकुलेट किया, और जैसे हम जो है वो रेड वाले रीजन में पहुंचे, और रेड वाले रीजन के अंदर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़े, तो क्वांटम यील्ड सडनली ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो इसको इन्होंने बोल दिया रेड ड्रॉप फिनोमिना। क्यों कहा इन्होंने कहा कि रेड वाले जोन में जब आप 680 नैनोमीटर से ऊपर का वेवलेंथ आप इस्तेमाल करते हैं तो सडनली क्वांटम यील्ड गिर जाता है, और चूंकि सडनली क्वांटम यील्ड गिरता है रेड वाले रीजन के अंदर, तो इसको उन्होंने क्या बोला, इसको उन्होंने कहा कि रेड ड्रॉप का। तो इमर्सन ने यह बतलाया कि भाई देखो इसका कुछ भी हो जाए, इमर्सन ने साफ साफ कहा कि देखो इसका मतलब यह है कि जो लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अधिक की होती है वो फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली नहीं कर पाती है। लेटर इमर्सन शोज दैट, इमर्सन ने बताया कि जो वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अधिक लाइट की होती है वो इफेक्टिवली इफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है, ठीक है। इसको रेड ड्रॉप फिनोमिना कहा गया। तो रेड ड्रॉप फिनोमिना क्या है, एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। रेड ड्रॉप फिनोमिना का मतलब यह है कि जब इमर्सन ने अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइट का इस्तेमाल किया और 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट को उन्होंने दिया, जो रेड रीजन के अंदर ही लाइट थी, रेड रीजन में 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट का यूज किया, तो सडनली क्वांटम यील्ड, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन घट गया, फोटोसिंथेसिस घट गया, इसको रेड ड्रॉप फिनोमिना कहा गया, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, अब इनको लगा कि ये कैसे हो गया, अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने जो है वो अब इन्होंने क्या किया कि जो 680 नैनोमीटर से अधिक की जो वेवलेंथ थी उसमें इन्होंने जो है वो 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ को मिक्स कर दिया, मिला दिया, ठीक है, उसके साथ में इन्होंने इसको मिला दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया इन्होंने उसको, ठीक है। क्या किया इन्होंने, एक तो वो वेवलेंथ थी जिसमें फोटोसिंथेटिक यील्ड सडनली ड्रॉप डाउन हो गया था 680 नैनोमीटर से ऊपर की, उसमें उन्होंने क्या किया, 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ को मिला दिया, मिक्स कर दिया, और फिर इस लाइट को दिया। क्या देखा इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेटिक यील्ड सडनली तेजी से बढ़ गया, यानी पहले जो 680 से कम में आ रहा था उससे भी अधिक बढ़ गया वो। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, बराबर हो जाता कम से कम, यदि हमने 680 से कम की लाइट दी तो हम मान लेते चलो इसी लाइट के कारण हुआ होगा, लेकिन ये तो बढ़ गया है, मतलब ये जो जिस लाइट को हम समझ रहे थे कि कुछ ही काम की नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रही है वहां पे, ठीक है। However, if they combine the shorter wavelength, shorter than 630 nanometer, the photosynthetic activity increases.
इन अदर वर्ड, इफ रेड एंड फॉर रेड बीम्स के मतलब 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट प्लस 680 नैनोमीटर से कम की लाइट का प्रकाश के उसको मिलाकर देंगे तो क्वांटम यील्ड सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और इसको अब इन्होंने बोला इमर्शन इनहांसमेंट इफेक्ट बोला। इन्होंने कहा कि भाई देखो हमने पता लगा लिया है कि जब यदि आप 680 नैनोमीटर से अधिक की वेवलेंथ को आप 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ के साथ मिलाकर देंगे तो आपका क्वांटम यील्ड कई गुना बढ़ जाएगा, जो नॉर्मली नहीं मिलता आपको। कि इसको इमर्शन इनहांसमेंट इफेक्ट कहा गया, इमर्शन का वर्धन प्रभाव कहा गया। अब इससे मालूम क्या चला, इमर्सन ने निष्कर्ष निकाला कि इससे इसका सिंपल सा मतलब यह है कि दो तरह की फोटोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, दो तरह की लाइटेशन चल रही है। एक वो जो 680 नैनोमीटर से अधिक की वेवलेंथ पर चलता है, एक वो जो 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ पर चलता है। मतलब वो समझ गए कि देयर आर टू रिएक्शन सेंटर, इसका मतलब है दो अभिक्रिया केंद्र हैं, ठीक है। एक है 680 नैनोमीटर पे चलने वाला या उससे कम पे चलने वाला, ठीक है। दूसरा है 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट पर चलने वाला। जब हम मिक्स बीम देंगे ना तो दोनों को काम करने का मौका मिलेगा, दोनों काम अच्छे से करेंगे तो यील्ड बढ़ जाएगा। जब आप 680 नैनोमीटर से अधिक का देंगे तो एक सेंटर जिसको 680 नैनोमीटर का लाइट चाहिए वो सेंटर बंद पड़ जाएगा, ठीक है, तो यील्ड घट जाएगा। क्या बताया इन्होंने, द डिस्कवरी ऑफ इमर्शन इन इफेक्ट कंफर्म्स दैट इन फोटोसिंथेसिस देयर आर टू डिस्टिंक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन के। इमर्सन इफेक्ट से ये बात साफ, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट से ये बात साफ हो गई कि फोटोसिंथेसिस में दो अलग अलग फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन वो होती है जो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर चलती है, 680 नैनोमीटर या इससे कम की लाइट पर चलती है। दूसरी वो होती है जो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर चलती है, मतलब 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट पर चलती है। तो दो पिगमेंट सिस्टम खोज लिए, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड, उनके बारे में जानकारी मिली हमको, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. There are two pigment system, first and second. अब आप बोलोगे सर ये पिगमेंट सिस्टम, क्लोरोफिल, इनका कनेक्शन क्या पसंद। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी चीज जो है जो सच है ना वो केमिस्ट्री सच है, सबसे बड़ा सच केमिस्ट्री है, सबसे बड़ा सच, इसलिए केमिस्ट्री से भागना नहीं कभी। देखो ये पूरी प्रोसेस में सब सारा खेल केमिस्ट्री का है कि मैंने कहा सोलर एनर्जी कैसे काम करती है, तो मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, आप बोलोगे झट से लाइट रिएक्शन, अरे भैया लाइट रिएक्शन में भी तो कोई चीज फर्स्ट होगी, लाइट रिएक्शन में भी तो कोई चीज पहले सबसे पहले घटी होगी ना। क्या, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और सारा खेल उस इलेक्ट्रॉन पर टिका हुआ है, और उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में निकालते हैं बाहर। समझ गए बात, सारा खेल इलेक्ट्रॉन पर टिका हुआ है। तो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय लाइट, व्हेन ए पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट it goes from ground state to the excited state which is unstable, और इलेक्ट्रॉन को ये इजेक्ट करता है। देखिए ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ग्राउंड स्टेट पे जब तक, जब इसको सनलाइट मिलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर ऑर्बिट में जाएगा, और अधिक सनलाइट एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए और इलेक्ट्रॉन जब वापस लौट के अपनी जगह पे आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, फोटॉन्स को, फ्लोरोसेंस को वो शो करेगा, ठीक है। याद है ना, आइसोलेटेड क्लोरोफिल को जब अंधेरे में रखते हैं तो रेड लाइट निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है, वो हीट को रिलीज करता है, ठीक है। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस में पहला जो स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, भूलना नहीं। अब ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि E बराबर SC बाई लैम्डा, प्लांक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये दोनों के दोनों जो है वो दोनों के दोनों ये कांस्टेंट फिगर है, ठीक है ना, इनको चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। E बराबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया जो 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ है इट इज हैविंग मोर एनर्जी, ठीक है, और जो
680 नैनोमीटर से जो है 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ है या उससे कम का वेवलेंथ है उसके पास एनर्जी अधिक है, और जो वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अधिक का है उसके पास एनर्जी कम है। ठीक है, मतलब एक पिगमेंट सिस्टम ऐसा है जो कम एनर्जी पर चलता है, दूसरा पिगमेंट सिस्टम ऐसा है दैट नीड मोर एनर्जी। ठीक है, इसीलिए जैसे ही आप 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर ऊर्जा कम पड़ जाती है, एनर्जी कम पड़ जाती है, तो एक पिगमेंट सिस्टम ऑफ हो जाता है, इसलिए यील्ड घट जाता है। ये मैं आपको बता दिया पहले ही। क्या बताया मैंने बेटा आपको? मैंने आपसे बोला कि सिंपल सी बात है कि एनर्जी इज, जो ऊर्जा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जितना अधिक वेवलेंथ होगा उस रेडिएशन में उतनी कम ऊर्जा होगी। ठीक है, 680 नैनोमीटर की लाइट में मोर एनर्जी होती है, 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट में एनर्जी कम होती है। तो दो पिगमेंट सेंटर हैं, एक पिगमेंट सेंटर अधिक एनर्जी पर चलता है, दूसरा कम एनर्जी पर चलता है। जब आप 680 नैनोमीटर से अधिक की अकेली लाइट देते हैं तो एक रिएक्शन सेंटर जो अधिक ऊर्जा पर चलता है उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है, तो उसका क्लोरोफिल एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है, तो क्वांटम यील्ड घट जाता है। ठीक है, रेड ड्रॉप बोलेंगे इसको। जब आपने दोनों लाइट को मिक्स करके दिया तो दोनों रिएक्शन सेंटर बराबर काम कर रहे होते हैं, अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो अब यील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हम समझे कि एक्चुअली में पहला सबसे पहले जो सारा खेल इस बात पे क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो भाग लेता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो क्या होता है? वो होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्या होता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, और ऐसा स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम पी मॉलिक्यूल। ये P680 और P700 दो के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया हमने। एक ऐसा है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करता है, एक 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करता है। ठीक है, क्लियर? फोटो सिस्टम क्या होते हैं मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम को बेटा हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें रिएक्शन सेंटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये है P680 मॉलिक्यूल जो कि क्लोरोफिल ए का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है। इट्स ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ही एक प्रकार का है जिसे हमने रिएक्शन सेंटर बोला, इसी को बोलेंगे हम, इसी को हम बोलेंगे रिएक्शन सेंटर। इसको रिएक्शन सेंटर बोलेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये इसको रिएक्शन सेंटर बोलेंगे हम। ठीक है, अब इसके आसपास दूसरे पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटेनॉइड हो सकते हैं, फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं, इसके दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है यहाँ पे उसे ट्रैप करो, ट्रैप करो, ट्रैप करो, एंटीना के समान लो इसको। लेने के बाद इसको जो है फाइनली फनलिंग कर दो, फाइनली इसकी फनलिंग यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऊर्जा मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ये बाहर रिलीज कर देगा, इसलिए इनको हम एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं, बाकी दूसरे पिगमेंट को। ठीक है, क्लियर? ए फोटो सिस्टम is composed of a reaction center surrounded by a number of light harvesting complexes। देखिए आप गौर से देखिए इस इमेज को, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि जो है वो कई सारे जो है वो जो है आपको जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको जो है बाकायदा कई सारे पिगमेंट्स का समूह दिखाई पड़ रहा है, आपको ग्रुप दिखाई पड़ रहा है जिसको फोटो सिस्टम कह रहे हैं। उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ रहा है और एक रिएक्शन सेंटर दिखाई पड़ रहा है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करता है। ठीक है, देखिए आप, है ना, क्लियर? और ये सब कहाँ है? ये सब कहाँ है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। दिस इज ऑल प्रेजेंट इनसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या चीजें बताई इसके? तो मैंने कहा कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू ए पर्टिकुलर प्रोटीन के फनल द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट टू द रिएक्शन सेंटर। मैंने कहा ना ये रिएक्शन सेंटर है, इसके आसपास वाले दूसरे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं ये दे आर दी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये एनर्जी को रिसीव करते हैं और फाइनली जो है वो कहाँ करते हैं, उसको ये शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर? रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन ए रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, तो क्या होता है? वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स गेट बम्प्ड अप टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भाई इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं तो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जनरली आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन प्रोटीन होते हैं वो के, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन हो सकते हैं वो के, दे में भी आयरन सल्फर प्रोटीन के। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं इनके, और फिर आगे रिएक्शन चालू होता है इनके। याद रखिएगा, देयर इज आल्सो ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी साइटोक्रोम, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है और साइटोक्रोम इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे।
थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा, दो तरह के फोटोसिस्टम देखने मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के कहां होता है बेटा, रिएक्शन सेंटर, ये फोटोकेमिकल्स रिएक्शन के लिए रिएक्शन सेंटर कहां होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होते हैं, फर्स्ट और टू सेकंड, दो तरह के होते हैं इसके। देखिए ध्यान से, इमेज को ध्यान से देखिए, इसको आपको दिखाई पड़ रहा है थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर आप देख रहे हैं बकायदा कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं फोटोस्टम फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, फोटोस्टम सेकंड दिखाई पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, फोटोस्टम फर्स्ट है बेटा ये, और ये सेकंड है, और बीच में ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, और इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है, क्या उसका परिणाम निकलता है, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि यदि ऐसा नहीं, दोनों रिएक्शन सेंटर, दोनों फोटोसिस्टम एक साथ काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, तो बेटा ना तो एटीपी का प्रोडक्शन हो पाएगा, ना NADPH बन पाएगा, और लाइट रिएक्शन ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो लाइट रिएक्शन ऑपरेट करने का तरीका ये है कि लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अपने आप को एनर्जी लेकर बाहर निकलता है, फिर सिस्टम में मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसको देता है, एटीपी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और तब एटीपी बनता है उससे। चलिए पहले बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स एब्जॉर्बिंग लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। के पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में जनरली वो पिगमेंट होते हैं जो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब इट कैन वर्क एट द लो एनर्जी, ये कम ऊर्जा में काम कर सकता है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ले रहा होता है। इसमें क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 685 होता है, और एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल इसमें होता है जिसे हम P700 बोलते हैं। इट इज ए क्लोरोफिल ए जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब दिस इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, इसलिए को P700 बोलते हैं। ठीक है, इट इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। तो P700 जो होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट पर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, मतलब लो एनर्जी पर भी इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर सकता है। ठीक है, कहां पाया जाता है ये, इट इज प्रेजेंट इन दी नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ द ग्रेना एंड स्टोमा थैलेकॉइड। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है स्टोमा थैलेकॉइड में आपको देखने मिलता है, और ग्रेना का ऐसा भाग जो धसा हुआ नहीं होता, नॉन एप्रेस पार्ट होता है, वहां पर आपको ये देखने मिलता है। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड की बात करते हैं। पिगमेंट सिस्टम सेकंड में जनरली वो पिगमेंट होते हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर काम करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है वो दो काम करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, दूसरा वाटर की स्प्लिटिंग करता है, वाटर की स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, और वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे होती है। जब आप दो काम एक साथ करोगे यू नीड मोर एनर्जी, यू नीड मोर एनर्जी। आई बात समझ में, क्लियर? इसीलिए क्वांटम यील्ड घट गई थी, क्योंकि क्या हुआ कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड तो बंद पड़ जाएगा। जैसे आप 680 नैनोमीटर से अधिक का लाइट दोगे तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास में क्या है, रिएक्शन सेंटर उसका है, P680 उसका रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, जो 680 नैनोमीटर की लाइट पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। आपने 680 से ऊपर का लाइट दिया तो एनर्जी कम पड़ गया, एनर्जी कम पड़ गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, तो वाटर भी नहीं टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा तो क्वांटम यील्ड आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो P680 जो होता है वो 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और ये रिएक्शन सेंटर होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड के लिए, और ये ग्रेना थैलेकॉइड के धसे हुए भाग में पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वहां वाटर प्रेजेंट रह सके, और उस वाटर से क्या होता है, उस वाटर को ये ब्रेक करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, देखिए देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अब आपको जो बताया मैंने, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखिए, दोनों पिगमेंट सिस्टम एनर्जी लाइट को रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और आप गौर से देखिए जाए, जहां पिगमेंट सिस्टम सेकंड का गौर से देखिए आप कि वहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये टूट रहा है, ये लिया जा रहा है, इसको लेने के बाद इसको तोड़ रहे हैं, इससे हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया इससे। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फेरिडॉक्सिन को दिया, NADP रिडक्टर्स को दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड, ध्यान से देखिए, पिगमेंट सिस्टम सेकंड से नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, वाटर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है वाटर, वाटर का इलेक्ट्रॉन लिया पिगमेंट सिस्टम सेकंड ने, और इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और फाइनली पहुंच रहा है NADPH तक पहुंच रहा है। ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, कैसे चलता है, क्यों होता है ऐसा, सब देखेंगे हम। अभी हमको एक बात समझ में आ गई है कि जब दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं तभी जो है इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्लियर बेटा? चलिए अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है।
पार्क एंड बिगिंस ने एक टर्म दिया था क्वांटासोम, हम साइकोलॉजी में पढ़े हुए हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट के लिए उन्होंने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई फोटोसिंथेटिक यूनिट है जो क्वांटासोम होते हैं, और हर एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। अर्नॉन ने बताया कि एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, एक पृथक क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी को सिंथेसाइज कर सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में के। और याद रखिए सनलाइट का इस्तेमाल करके, जब सनलाइट का यूज करते हैं और एटीपी को बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो देखिए जब आप रेस्पिरेशन से, जब रेस्पिरेशन में आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और एटीपी को बनाते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। जब सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और लाइट एनर्जी के से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का यूज करके एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एनसीईआरटी, अब जो जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो हम एनसीईआरटी का लिखा देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, सीधा यहां शुरू हुआ एनसीईआरटी। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर का स्प्लिटिंग करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी और एनएडीपीएच को बनाते हैं। ठीक है ना, यानी लाइट रिएक्शन में 4 घटनाएं घट रही हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करना, वाटर को स्प्लिटिंग करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी एनएडीपीएच का इस्तेमाल करना। और यही एटीपी एनएडीपीएच जो है इनका यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में। ठीक है, और इस प्रोसेस में कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, एलएचसी। क्या एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 2, एक को फोटोसिस्टम फर्स्ट बोलते हैं, दूसरे को फोटोसिस्टम सेकंड बोलते हैं। कि याद रखिएगा इनको फर्स्ट और सेकंड नाम हमने डिस्कवरी के सीक्वेंस से दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले कौन काम करता है, क्योंकि हमने देखा कहां से इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, वाटर टूटा, वाटर से इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सेकंड पे गया, पिगमेंट सेकंड से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता हुआ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मूव करता हुआ पिगमेंट फर्स्ट के पास गया, और वहां से फिर फेरिडॉक्सिन के पास गया, देन एनएडीपी प्लस के पास गया। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि फर्स्ट पहले काम करना शुरू करता है या सेकंड पहले काम करना शुरू करता है, ऐसा नहीं है कि वो डिस्कवरी के सीक्वेंस में फर्स्ट और सेकंड नाम लिखा है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चीज को। ठीक है, द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू द प्रोटीन। ठीक है, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट द वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द एंटीना। के तो मैंने कहा ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आप रिएक्शन सेंटर को छोड़ के सारे पिगमेंट शामिल करते हैं, आप जो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं और रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड करते हैं। और जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, और चूंकि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ही रिएक्शन सेंटर हो सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ही रिएक्शन सेंटर हो सकता है, इसलिए कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता हो और उसमें क्लोरोफिल ए ना हो। That's why chlorophyll A is a universal chlorophyll, क्योंकि उसके बगैर तो काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। और फाइनली किसको देंगे लाइट, ये एंटीना के समान लाइट देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे। ठीक है, a single chlorophyll A molecule form the reaction center। The reaction center is different in both photosystem। In photosystem first, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer, तो इसको P700 बोलते हैं। In photosystem second, it has absorption maxima at 680 nanometer, इसे P680 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, वो P700 है और P680 है। क्लियर? ठीक है, तो हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, देख चुके पहले इसको, और आप देख रहे हैं ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो इमेज दे रखा है एनसीईआरटी में। प्लीज याद रखिएगा इस इमेज को आप। फोटॉन्स आए यहाँ पे, ठीक है, पिगमेंट मॉलिक्यूलर एनर्जी को दिया, और फाइनल रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन को, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उसने इजेक्ट किया, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कहाँ गया, ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। ठीक है, और जनरली प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होते हैं, वो आयरन सल्फर प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन साइक्लिक, और अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, के सुनो बात ध्यान से, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एटीपी का बनना है और एनएडीपीएच का बनना है, वो कैसे होता है। अब इतना तो हम समझ चुके हैं कि 2 रिएक्शन सेंटर है,
दो फोटो सिस्टम यहां पर प्रेजेंट है, पर ये दोनों फोटो सिस्टम काम कैसे करते हैं, इनमें काम क्या चलता है, कैसे काम होता है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए याद रखिए, दो तरह के पाथवे मालूम चले हमें, एक नॉन साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक पाथवे के। एक है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, दूसरा है साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। जो नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर निकलता है क्लोरोफिल से तो लौट के नहीं आता, वो हमेशा के लिए चला जाता है। ठीक है, मतलब साइक्लिक का मतलब क्या है, गोल घूम के आप वापस वहीं पहुंच जाए जहां शुरू किया आपने, वो साइक्लिक हो गया। नॉन साइक्लिक का मतलब है एक दिशी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन एक बार निकला फाइनली चला जाएगा बाहर, उठ के लौट के नहीं आएगा वो। ठीक है, साइक्लिक क्या है, लौट के आ जाएगा वो। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनते हैं आपके, मैंने क्या कहा आपसे, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करेंगे। ठीक है ना, इन इट बोथ पिगमेंट्स ऑफ सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेट साइमल्टेनियसली, दोनों को काम करना जरूरी है। ठीक है, यदि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन होगा, पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो फास्फोरिलेशन, सनलाइट का इस्तेमाल करके एटीपी का प्रोडक्शन। ठीक है, नॉन साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए नॉन साइक्लिक वर्ड यूज किया हमने, इसमें दोनों पिगमेंट्स हम फर्स्ट सेकंड काम करते हैं। ठीक है, ये कब ऑपरेट होगा, जब दोनों को काम करना है, इट मींस 680 नैनोमीटर से कम का वेवलेंथ होना चाहिए, 680 नैनोमीटर या इससे कम का वेवलेंथ होगा तो दोनों काम करेंगे। ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दिशा में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लौट कर वापस नहीं आएगा। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में एक एटीपी बनेगा और दो NADPH बनेंगे। NADPH2 लिखा हुआ है और कायदे में इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं हम NADPH.H लिखते हैं। कई बार एग्जाम में लिखा था NADPH2 भी लिखा आता है, तो ये भी गलत नहीं है, पर .H लिखना ज्यादा करेक्टेड के। तो NADPH2 दो NADPH2 होते हैं, तो याद रखना कि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में एक एटीपी बनता है, दो NADPH2 बनते हैं। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो Z लेटर के शेप में होता है। द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द शेप ऑफ Z के शेप में होता है, इसलिए इसको हम Z स्कीम कहते हैं। बताया था इसको हिल और बेंडॉल ने, किसने बताया था, हिल और बेंडॉल ने बताया था। आप थोड़ा समझते हैं हमके, ये तो हमने देख लिया कि लिखा क्या है, इसको हमने एक बार देख लिया, अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसको क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने, हमको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे पिगमेंट्स फोटोसिस्टम फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है। इसमें P700 भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसने सोलर एनर्जी को लिया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया इसने। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी एक्सेप्टर ने लिया इलेक्ट्रॉन को, और प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया फेरिडॉक्सिन को, इलेक्ट्रॉन दिया, शॉर्ट में FD लिखते हैं, फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दिया। फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया जो है वो दो NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया उसने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन एक बार इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास गया, लौट के वापस नहीं आएगा। अब देखिए पिगमेंट सम सेकंड है, जिसके पास रिएक्शन सेंटर P680 है, इसको भी देखो, इनको क्या मिला, दोनों को सनलाइट मिला। ठीक है, तो ये भी एक्साइटेड हुआ, इसने भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया बेटा, प्लास्टोक्विनोन नाम के मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन गया। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां गया, इलेक्ट्रॉन गया जो साइटोक्रोम B6 के पास इलेक्ट्रॉन गया, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास में गया। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास गया, उस दौरान उससे इतना एनर्जी बाहर निकाल लिया गया जिससे कि जो है वो एक एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ग्राफ नीचे की ओर क्यों आ रहा है, नीचे की ओर बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि एनर्जी को धीमे धीमे लूज कर रहे हैं, यानी जैसे एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन बाउंस करके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, वहां से वो प्लास्टोक्विनोन के पास गया, एनर्जी थोड़ा कम हो गया। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास गया तो एनर्जी और कम हो गया, वहां साइटोक्रोम C के पास गया तो उसने अधिक एनर्जी को रिलीज कर दिया उसने, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक एटीपी बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में जो है एक एटीपी का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। क्लियर। और साइटोक्रोम F ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दिया उसने, और प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब यह हुआ कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, कहां से मिल गया, इसका इलेक्ट्रॉन खो गया था, पहले चला गया बाहर, कौन ने ले लिया, NADP+ इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गया,
पिगमेंट सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, क्लियर। देखिए शेप देखिए, अब आप बोलोगे Z कैसे दिखा है, तो N दिख रहा है मेरे को, तो Z कहां से बोल रहे हो सर? दादा मैंने बताया था एप्रेस्ड नॉन एप्रेस्ड पार्ट, यानी आप इसको थैलेकॉइड, जब थैलेकॉइड में देखोगे ना बेटा इसको, तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड नीचे तरफ होगा और ये ऊपर तरफ होगा। तो ये N को, अब N लेटर को घुमा दो आप, अरे N लेटर को आप ऐसे घुमा दो तो Z के समान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ तो बोल दो, दिखेगा, है ना। Z स्कीम बोला इसको हमने। अब देखो बेटा यहां पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो देख रहे हो ना पाथ, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, ये चारों लाइन से याद रखना है आपको, ठीक है। फिर एटीपी कहां बनता है? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच एटीपी बनता है। अब आप बोलोगे सर ये फोटोस्टर्म फर्स्ट के P700 को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका क्या? P680 का क्या? अब P680 बोलता है कि भैया हमको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम क्या करेंगे, अब तो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है, कैसे काम करेंगे हम दोबारा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा वाटर की स्प्लिटिंग से, वाटर से के, अब क्या होगा? अब होगा यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। यहां पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया गया, के 4 वाटर मॉलिक्यूल को लिया, 4H+ एंड 4OH के हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट किया, और जो 4 हाइड्रोक्सिल आयन थे वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2-2 की शिफ्ट में यहां पे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव किए, ठीक है। तो देखिए तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव किए, ठीक है। कहां पहुंचे? ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास, इलेक्ट्रॉन पहुंचे, है ना। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड को इलेक्ट्रॉन किससे मिला? ये वाटर से मिला इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन किससे मिला? वाटर से इलेक्ट्रॉन मिला इसको, है ना, क्लियर। और अब ये हाइड्रोजन का क्या हुआ? ये जो हाइड्रोजन एटम थे इनका क्या हुआ? इनको लेके गए हम यहाँ पे NADP+ के पास गए, ठीक है। क्या बन गया इससे? NADP+ NADPH2 में कन्वर्ट हो गया, ये NADPH2 में कन्वर्ट हो गया ना बेटा, ठीक है ना। ये NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। ये क्या किया आपने जो है वो जो वाटर को तोड़ा, वाटर को तोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन आयन निकले उनको आपने NADP+ को दिया, तो NADPH2 बन गया। 2 NADPH2, 4 हाइड्रोजन एटम थे, आपके पास 4 हाइड्रोजन आयन थे ना, 4H+ थे, तो देखो आप एक NADP+ 2H+ को लेता है, तो क्या हो गया? 2 NADP+ थे तो 2 NADPH2 हो गया, तो काउंट कर लो आप, 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे के। फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल, जब फिर क्या बचा? 4 हाइड्रोक्सिल आयन बचे, जिनको आपने रीअरेंज किया, और यहाँ पे मैग्नीज और क्लोराइड आयन की भूमिका होती है यहाँ पे के, आपने रीअरेंज किया, ठीक है। और 2 वाटर मॉलिक्यूल बने, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, और 4 इलेक्ट्रॉन निकले, जिनको 2-2 की शिफ्ट में आपने भेज दिया अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। अब इसमें क्या क्या मिला क्या क्या हमको? देखो हमको यहाँ पे क्या मिला, हमें एक तो ATP मिल गया, एक ATP मिला हमें, ठीक है। 2 NADPH मिल गया हमको, 2 हमको NADPH.H मिल गया हमको, ठीक है। और क्या मिला हमें? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल रिक्रिएट हो गए अंदर, है ना, ठीक है, क्लियर। आई बात समझ में? देखो, है ना, आप ध्यान से देखो उसको ना, वही जो बताया वही है बेटा इसमें, कि ये हमने इमेज के फॉर्म में लिया, वो मैंने एनिमेशन के फॉर्म में लिया था, तो हम ये बात समझ गए यहाँ पे कि कैसे जो है वो काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या? वाटर होता है, और सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन लेने वाला NADP+ होता है, ठीक है, क्लियर है ना। इसको बोलते हैं हम Z स्कीम बोलते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, और कैसे ये जो ATP बनते हैं ना, इन ATP को बनाने के लिए भी जो है वो एक केमी ऑस्मोटिक थ्योरी काम करती है, हम आगे बात करेंगे इसमें, तभी हम कंफ्यूज नहीं करते हैं। अभी हम सिंपल इतना समझते हैं कि जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में हमने जो है वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और ATP को हमने जनरेट किया, ठीक है। अब ATP सिंथेसिस काम कैसे करता है ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में हमको क्या मिला? NADPH मिला, ATP मिला और ऑक्सीजन मिला हमको, ठीक है, क्लियर। अब इसका एक एनिमेशन समझते हैं हम, थोड़ा एनिमेशन देखते हैं कि 2 फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों थी। यहां पे देखा, दिस इज द मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ फॉर द लाइट डिटेक्शन। ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों दिखाई पड़ रहा है, और फोटोन हथौड़े के समान है, जिसकी एनर्जी का ही सब जगह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे के। और
आप एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान ही जो है वो एटीपी जनरेट हो रहा है और एनएडीपीएच बन रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए ना क्या हुआ, जैसे ही फोटोन आया फोटोस्टॉर्म सेकंड पे तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, आगे गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां मूव किया, इलेक्ट्रॉन फोटोस्टॉर्म सेकंड से फर्स्ट की ओर मूव किया, और फर्स्ट में जैसे ही पहुंचा वो वहां पर फोटोन, फिर से फोटोन ने जो है वो उसके ऊपर फिर से फोटोन ने क्या किया, फिर से फोटोन ने उसको जो है वो क्या किया बेटा, फोटोन ने फिर से उसको जो है वो थ्रो किया, देखिए है ना, फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर दिया तो ऊपर चला गया, फिर से हाई एनर्जी में आ गया, और आने के बाद कहां चला गया, ये फाइनली एनएडीपीएच के पास ये चला जाएगा, ठीक है, फाइनली एनएडीपीएच के पास ये चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द इंटायर पाथ के हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो काम करता है। मैंने आपसे कहा कि ये जो फोटोन है और ये जो फोटोन है, ये एनर्जी को बेसिकली क्या होता है कि पहली बार इलेक्ट्रॉन जब फ्रीक्वेंसी सेकंड से फर्स्ट में फ्लो किया तो उसने एटीपी को जनरेट किया, जब फर्स्ट में पहुंचा तो उसको फोटोन ने फिर से इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, और ये एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एनएडीपीएच ने जो है फाइनली अपने पास ट्रैप कर लिया, और यही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के अंदर एज इट इज शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, देखो बेटा, अब बात करते हैं रेड ड्रॉप फिनोमिना की, कि रेड ड्रॉप फिनोमिना में क्यों क्वांटम यील्ड घट गई थी, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। क्या करते हैं हम, ये करेंगे कि जब हम जो है 680 नैनोमीटर से अधिक की वेवलेंथ का इस्तेमाल करेंगे तब पिगमेंट सिस्टम सेकंड काम नहीं कर पाएगा। क्यों काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड को अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, वेवलेंथ बढ़ गया है तो एनर्जी कम हो गई है, काम नहीं कर पाएगा ठीक से वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखने मिलेगा आपको। इट ऑपरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। इसमें केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक होगा इसमें, ठीक है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फ्लो होगा इसमें। एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 एटीपी, यहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग यहां पर नहीं होगा, ठीक है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक होगा, ठीक है। देखते हैं यहां पे, देखिए पिगमेंट स्टफ फर्स्ट हमको ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला से इसको लाइट मिला, कौन सा लाइट मिला इसको, 680 नैनोमीटर से अधिक के वेवलेंथ का लाइट मिला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन गया, फिर इलेक्ट्रॉन वहां से कहां गया, इलेक्ट्रॉन वहां से फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन गया, और जब फिर उसके बाद फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास गया बेटा, ठीक है। और जब फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा तब एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा, फिर साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास गया तो दूसरे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फिर साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन के पास गया, और फाइनली वापस से पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था वहीं वापस पहुंच गया है। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन इतना घूमा क्यों है, बाहर क्यों निकला है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला, इतना घूम के वापस लौट रहा था तो क्यों बाहर निकला। देखिए सिंपल सी बात है, एक बड़ा जनरल सा एग्जांपल लेते हैं हम जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है घर में जो मेरा जैसे छोटा, मेरा बीच वाला जो भाई है तो उससे छोटा जो है वो जनरली उसकी पापा से कई बात पे बहस हो जाया करती थी। पापा कुछ बोल रहे हैं, काम को बोला, काम नहीं किया, वो वाला हट के पढ़ नहीं रहे हैं, दिन भर खेलने निकले बाहर तो 2 घंटे बाद आने को बोला, 6 घंटे बाद आ रहे हैं, के खेलने गए चोट लगा के आ रहे हैं, तो पापा डांट दिया करते थे। कई बार बहस होती थी। कई बार क्या पापा ने इसे क्या बोला, पापा कभी जैसे इसका रिजल्ट आया, परसेंटेज थोड़े से मान लो कम आ गए हैं, और कई बार जो है वो स्कूल नहीं पहुंचे, स्कूल के लिए निकले और खेलने चले गए बाहर, स्कूल में से फोन आ रहा है कि भाई कि ये तो आए नहीं स्कूल में आज, भाई साहब तो पधारे ही नहीं आज। ऐसे कई होते हैं विद्यार्थी जो घर से बैग में तैयार होकर निकलते हैं और एक एक्स्ट्रा पेंट और शर्ट बैग में रख के ले आते हैं और चेंज कर लेते हैं बाहर। खबर लगी पिताजी को, शाम को घर में कोर्ट से घर पहुंचे, मेरे पिताजी जज थे वो, तो कोर्ट से शाम को घर पहुंचे। अब वैसे ही दिन भर तमाम तरह के केस देख रहे हैं, गुस्सा आ जाता था, वैसे ही परेशान रहता आदमी। घर पहुंचे, घर आके शिकायत मिली। और क्या होता है कि जनरली है ना, घर में एक कॉमन हैबिट है, जैसे ही पिताजी घर आएंगे ना तो मम्मी सबसे पहले कहें, पता है आज क्या हुआ, क्या हुआ, इसके स्कूल से फोन आया था कि स्कूल नहीं वहां जा रहे हैं।
अच्छा, बुलाओ। मिक्की इधर आओ। क्यों नहीं गए स्कूल? क्या चल रहा है ये? ऐसा आवारागर्दी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, डम डम डम, बहुत सारी बातें, मतलब समझ गए ना आप? क्या बात है मतलब अनुभव लगता है पुराना, तो समझ गए आप, तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारी डांट पड़ी, बहुत सारी डांट पड़ी। ठीक है, लास्ट चाल, आगे से किया तो मैं घर से निकल जाऊं, निकलो मेरे घर से, सब निकलो मेरे घर से। हाँ जा रहे हैं, हम नहीं डरते किसी से, हट निकल। डांट दिया जोर से। भाई भी गुस्से में, उसने उठाया एक बैग में 4 कपड़े डाले, जा रहा हूं मम्मी में हमेशा हमेशा के लिए, मत ढूंढना मेरे को। अरे बेटा रुक जा, मां की पोजीशन में गड़बड़, बोल तो दिया था बेटा, अरे चुप हो जाओ, समझा, अरे बेटा मत जा। बेटा गुस्से में घर से बाहर निकल गया, बैग लिया एक, निकल गया बाहर, नहीं आऊंगा लौट के अब, बड़ा अपना घर करते रहते हो। सच्ची घटना बयां कर रहा हूं, ठीक है। घर से बाहर निकल गए। अब घर से बाहर निकले, गुस्सा तो बहुत था, पर मालूम भी है अंदर से कि गलत तो किया था अपन ने, ठीक है। बाहर निकले घर से, थोड़ा गए, रेलवे स्टेशन के आसपास गए। अब क्या होता है कि गुस्से में घर से बाहर निकल तो जाते हैं, फिर याद आता है कि यार बाहर तो दुनिया बड़ी खराब है, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके पास जाएंगे के, तो थोड़ा बाहर निकले। और उसके बाद थोड़ा सा जो है थोड़ा बाहर टहले, फिर रास्ते में एक दोस्त मिल गया। उसने पूछा, और विकी भाई क्या हुआ, ये वेग मेग और बड़े गुस्से में दिख रहे हो, क्या हुआ, चेहरा भी लाल हो रहा है, लड़के आ रहे किसी से? मत पूछ भाई, मेरे जो पिताजी है ना, सही आदमी नहीं हो। क्यों, क्या हुआ, क्या कर दिया अंकल ने? अरे आते साथ ही डांटना शुरू कर दिया, घर से निकल जा, घर से निकल जा, घर से निकल जा। कितनी बार बोलेंगे, घर से धमकी देते हैं हर समय, घर से निकल गया, घर से बाहर में। अरे भाई क्या करता है भाई, तू देखना, अपन दिन में स्कूल गए थे क्या, अब शिकायत है तो कोई फादर ऐसे ही बोलेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सबके सामने बेइज्जती। बड़ा वाला भाई गोल्डी, मेरे घर का नाम, हंस रहा था, ही देखा, बोला था ये सब पकड़ा जाएगा। हाँ बहुत। और पता है वो पड़ोस में भी कोई छत पे लोग देख रहे थे कि मेरे को डांट पड़ रही है। हाँ मैंने, ठीक है कोई बात नहीं ना। अब गुस्सा थोड़ा कम किया उसने, एनर्जी। फिर दूसरा दोस्त मिल गया। अब क्या हुआ भाई? अरे यार कुछ नहीं यार, वो है ना हमेशा चिल्लाते रहते हैं पूरे समय ना, मेरे पिताजी है ना हमेशा परेशान के पास, डैडी ने परेशान कर रखा है मेरे को, उठ के चेन से जीने देते। मैं देखो कितना अच्छा क्रिकेटर हूं, वो को स्कूल भेजते। कोई बात नहीं। ऐसे करके वो 2-4 अपने दोस्तों से मिला। शाम को लगा कि यार अब तो चुपचाप से शाम को घर की याद आई। अब धीमे से लौट के घर वापस आ गए। इस पूरे चक्र में किया क्या उसने, जो गुस्सा था, जो एनर्जी थी, उसको लेके बाहर निकला था वो, और जो भी मिला उसको कहानी सुना दी। एक अपना अच्छा, पिताजी का बुरा, सुना दी कहानी सुनी सामने ने। हाँ ठीक है, किसी ने आधे घंटे, किसी ने 1 घंटे कहानी से, उसका शाम तक ठंडा गुस्सा ठंडा हुआ, लौट के वापस घर आ गए। ये कहानी अनवरत चलती रहेगी। फिर डांट, फिर बाहर एनर्जी, फिर एनर्जी उसकी वापस आ के। तो सेम हैपेंस विद द इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है वो कायदे में तो उसको मालूम था कि भैया इलेक्ट्रॉन तो हमको कहीं से मिल जाएगा सेकंड से। अभी 680 नैनोमीटर से ऊपर का वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर निकल गया। यदि इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन से, इलेक्ट्रॉन को यदि जो है वो NADP+ को दे दिया गया, परमानेंट लॉस हो जाएगा। ट्रेन में बैठ गए होते, बाहर निकल गए होते, तो पता नहीं कहां जाते, खो जाते, कहां जाते, किधर रहते, कुछ नहीं पता। तो बेहतर तरीका यह था कि भैया निकल तो घर से बाहर गए गुस्से में, गुस्सा ठंडा करो, एनर्जी को कहीं पे लगा दो और वापस से आ जाओ। उठ के तो इलेक्ट्रॉन घर से बाहर निकला, एनर्जी को उसने रिलीज किया, एक ATP बनाया, दूसरा ATP बनाया और वापस लौट के आ गया। क्लियर? दैट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना? क्लियर? तो क्या देखा हमने देखा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या यहां पर NADPH बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां पे केवल एक घटना घट रही है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर से बाहर निकलने के बाद प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, देन फेरिडॉक्सिन के पास गया, देन वो साइटोक्रोम B6 के पास गया, तो यहां पर एक ATP का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, फिर साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास गया, दूसरे ATP का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, 2 ATP बने यहां पे।
और देन प्लास्टिन के पास गया, इलेक्ट्रॉन वापस रेस्टिंग स्टेट में लौट आया। ओके, तो कुल मिलाकर इसे बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बोलते हैं इसको हम। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे ये सर्टेन कंडीशंस में होता है जब जो है वो आपको 680 नैनोमीटर से अधिक का वेवलेंथ मिलता है, रेड ड्रॉप फिनोमेना में हमको ये देखने मिलता है। ठीक है, तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में केवल और केवल पिगमेंट सम फर्स्ट का इस्तेमाल होता है और केवल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और आप इतनी देर से सुन रहे हो मेरे को, इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, अभी उठा लो कॉपी पेन, ठीक है, और नोट करो। ठीक है, नोट करो, कॉलम बना लो दो के, 2 कॉलम, एक कॉलम में लिखेंगे आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। बना लो बेटा 2 कॉलम, मुझे मालूम है 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है पढ़ते पढ़ते, आखिरी का है, पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, पहले एक कॉलम में लिखते हैं, फिर हम उसी कॉलम से कंपेयर करके दूसरे कॉलम में लिखेंगे पहले के। तो नंबर 1 पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में लिखते हैं, इसमें केवल पिगमेंट सम फर्स्ट भाग लेता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक होता है। ठीक है, क्लियर? फिर पहला इलेक्ट्रॉन देने वाला P700 होता है, 2 जगह पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, 2 जगह पर एटीपी बनता है, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के बीच में और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी P700 होता है, भाई इलेक्ट्रॉन जहां से निकला घूम के वहीं आ गया। ठीक है, तो लास्ट भी वही हो गया। फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है यहां पर। ठीक है, NADPH नहीं बनता है। ठीक है, एक केमिकल होता है बेटा DCMU, DCMU एक हर्बिसाइड केमिकल होता है और ये केमिकल पिगमेंट, ये केमिकल जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर को रोकता है, ये केमिकल वाटर मॉलिक्यूल के टूटने को रोक देता है केमिकल। ठीक है, तो यहां इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यहां पे वाटर टूटता ही नहीं है, तो ये DCMU से अफेक्टेड नहीं होता है। जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की बात करते हैं दूसरे कॉलम में, तो लिखेंगे इसमें पिगमेंट सम फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ऑपरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वापस लौट के क्लोरोफिल पर नहीं आता है, नॉन साइक्लिक फ्लो होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन इज नॉट साइकिल बैक टू द क्लोरोफिल। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वाटर। ठीक है, केवल एक जगह पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है NADP+, अंतिम इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है NADP+। क्लियर? वाटर टूटता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। क्लियर बेटा? ठीक है, और NADPH बनते हैं, और कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, 2 NADPH.H इज फॉर्म, लिख लेना 2। ठीक है, और DCMU चूंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर को रोकता है, एक हर्बिसाइड है, और DCMU इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि पिगमेंट सम सेकंड को इसने DCMU ने बंद कर दिया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका बेटा, यदि आपको नोट करने में दिक्कत हुई स्क्रीनशॉट ले लो उसका और बाद में नोट कर लेना उसको, यदि अभी नोट नहीं किया हो ना। ठीक है, हालांकि मेरे कमांडो इतने अच्छे मैं बोलता हूं ना, जो करने को वो सारा फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, है ना? तो ये अंतर, ये जो लिखवाया है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके, देख लेना उठा के, कोई भी MCQ बुक उठा के देखना, आपको ये जो पढ़ाया है सब पे क्वेश्चन पूछा गया है, हर चीज पे क्वेश्चन पूछा गया है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है ना? क्लियर? अब बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें केमिकल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, केमिकल एनर्जी इज दी एटीपी, वो मिलता है। रिड्यूसिंग पावर NADPH, वो मिलता है इससे हमको के, और दोनों को मिला के बोलते हैं हम एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल बोलते हैं। ये भी MCQ एग्जाम का है। एटीपी को केमिकल एनर्जी बोलते हैं, NADPH को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, दोनों को मिला के एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल बोलते हैं, वो बनता है। और दोनों का इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में, CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाने में, और साथ में ऑक्सीजन जो कि वाइटल एयर है वो बाहर निकलती है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ये सिग्निफिकेंस है लाइट रिएक्शन का। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने बात की बेटा लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन कैसे ऑपरेट होता है, क्या मतलब होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का, क्या मतलब होता है जेड स्कीम का, क्या मतलब होता है फोटो सिस्टम का, क्या मतलब होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का। बहुत सारा पढ़ा आज हमने, और इस पर बेटा बहुत सारे MCQ एग्जाम में आते हैं ना, तो पढ़ते रहिए, जमकर मेहनत करते हैं। देखो बेटा, है ना, हम एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, और बता दूं मैं कि एग्जाम हमारे पास लगातार आता जा रहा है, तो हमको एग्जाम के लिए अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं यही हमको याद कर लेना के, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना हमको के। हमें खूब सारे MCQ लगाना है, DPP को सॉल्व करना है, टेस्ट, कोई टेस्ट को मिस नहीं करना है, चाहे मन कैसा भी हो, दुखी हो, सुखी हो, जैसा भी लग रहा हो, प्लीज डोंट मिस द टेस्ट, डोंट स्किप द DPS। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।
Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.